गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों को व्याख्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में राज्य तथा उनके संघ राज्य शासित प्रदेशों का वर्णन है। क्या है? राज्य तथा संघ / केंद्र शासित राज्यों का वर्णन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य। कोई दिक्कत? चलो, अनुसूची 2, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ता तथा सुविधाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं का वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उनके लिए वेतन की जगह पर उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नोट करके लिख लीजिए। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके स्थान पर उपलब्धि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का बात आएगा तो वहां पर वेतन शब्द का प्रयोग न करके उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो अनुसूची 1 में पूछेगा तो क्या बताओगे? राज्य तथा केंद्र शासित राज्य का वर्णन है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में वेतन तथा भत्तों का उल्लेख है। किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के पदाधिकारियों के। ठीक। अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। किसके शपथ का? केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, सांसद,
राज्य मंत्री, विधायक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के शपथ का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 3 में शपथ का है वर्णन है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा अनुसूची 3 में कि किस किस पद के लिए शपथ का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 3 में सीधा सा है कि शपथ का वर्णन है। आपको नोट करके बता दें कि जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं तथा उपराष्ट्रपति हैं। उनके जो शपथ का वर्णन है उनको अलग आर्टिकल में दिया गया है। अलग आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल इनका आर्टिकल अनुच्छेद 159 में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 3 में किसके शपथ की बात नहीं होती? राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इनको अलग आर्टिकल में दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार हमसे अनुच्छेद हो जा रहा है, यहाँ पर अनुसूची होनी चाहिए थी। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, अर्थात किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद चुनकर आएंगे, इसका उल्लेख हमें अनुसूची 4 में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा सांसदों के सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में है। ठीक, अनुसूची 5। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। जो ये राज्यसभा के सीटों का आवंटन होता है ये किन आधारों पे होता है? तो इसको आपको बता दें, लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या परिसीमन के आयोग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो क्या कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन का जो प्रावधान बनाया जाता है वो किस आधार पर? लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या परिसीमन आयोग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद होंगे। तो सबसे पहले वहां देखा जाता है कि यहाँ पर लोकसभा सांसद कितने हैं, दूसरा यहाँ पर राज्य विधानमंडल में सदस्य मतलब विधायक कितने हैं इस राज्य में, फिर वहां पर जनसंख्या देखा जाता है कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर राज्यसभा सांसदों की सीटों का निर्धारण वहां पर किया जाता है। अब यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में एससी तथा एसटी किसके लिए? एससी तथा एसटी के प्रशासन तथा उन पर नियंत्रण के उपबंध का उल्लेख मिलता है। एससी तथा एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण का उपबंध मिलता है। वर्तमान में देखा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को छोड़ करके 10 राज्यों में एससी और एसटी के प्रशासन
तथा नियंत्रण का उपबंध किया गया है। समय समय पर राष्ट्रपति राज्यपाल से इस पर रिपोर्ट मांगती रहती हैं तथा वहां का प्रशासनिक गतिविधि और प्रशासनिक नियमों का जांच होता रहता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात कहाँ हुई है? तो अनुसूची 6 में हुई है। उनको एक विशेष उपबंध दिया गया है कि अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रहने वाले एसटी लोगों का प्रशासनिक आधार तथा नियंत्रण का उपबंध किया गया है। अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो एसटी लोग निवास करते हैं उनके लिए विशेष उपबंध है। वो लोग जिस क्षेत्र में है, राज्यपाल वहां पर एक अलग प्रकार का प्रशासनिक सुविधा प्रदान करती है। जो एसटी और प्रशासन के लोग हैं वो मिलकर के एसटी क्षेत्र पर प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं, प्रशासनिक नियम कानून का निर्माण करते हैं और उसी आधार पर उस क्षेत्र में नियम कानून लागू होता है। मतलब एसटी लोगों के लिए एक विशेष उपबंध होता है जिसमें जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार किसका होगा? जो उस क्षेत्र में एसटी जनजाति हैं उनका होगा, क्योंकि एसटी जनजाति के ही लोग उस क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाते हैं। यह अनुसूची 6 में है। ये राज्यपाल के पास विशेषाधिकार होता है कि उस क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पर इस प्रकार के प्रशासनिक सुविधा का प्रशासनिक सुविधा का आधार प्रदान किया जाए, जिसमें प्रशासन के लोग और एसटी समुदाय से आने वाले लोग मिलकर के कानून नियम बनाएं और वहां के जनजातीय लोगों के हितों का संरक्षण हो सके। ठीक है। अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुसूची 6 में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में निवास करने वाले एसटी के विशेष प्रशासनिक आधार का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 5 में एससी एसटी की बात होती है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी जनजाति की बात होती है, एसटी लोगों की बात होती है। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है अनुसूचियों से, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। अगर क्वेश्चन और डीप में बनेगा तो वो जाके बनता है अनुसूची 8 से, भाषा से, दल बदल से, पंचायती राज से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों को बंटवारा। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। ठीक है। तो केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बनाएगी, कितने विषय पर? 97 विषय पर। राज्य सरकार 66 विषय पर। समवर्ती सूची दोनों सरकारें संघ और राज्य बनाएंगी।
परंतु जब एक ही विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाएंगी वहां पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, राज्य सरकार का शून्य हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों को देखते हुए कानून बनाती है। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का हित देखती है, इसलिए समवर्ती सूची पर हमेशा केंद्र सरकार के कानून प्रभावी होते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से। यहाँ पर 22 भाषा का उल्लेख है। संविधान जब लागू हुआ था तब इसमें कितनी भाषाएं थी? 14। समय समय पर जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे इसमें संशोधन करके नई नई भाषाएं जोड़ी जाने लगी। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषा हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। अब आपको बता देते हैं, जो मेन रूप से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किस समय भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी भाषा? सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कब जोड़ी जाती है? 1967 में। कब? 1967 में। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 कौन सी भाषा जुड़ी? भाषा सिंधी। अब कितनी भाषाएं हो गई? 14 + 1 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, फिर होता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि नेपाली हमारे भारतीय संविधान की भाषा है कि नहीं है। तो भारतीय संविधान में नेपाली भाषा को 22 भाषाओं में दर्जा दिया गया है। तो संवैधानिक अनुसूची में नेपाली को भी 22 भाषाओं में रखा गया है। तो यही क्वेश्चन पूछता है, कौन भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 4 भाषा दे दी जाएगी, उसमें नेपाली भी रहेगी। तो आप लोग सोचेंगे ये नेपाल की भाषा है, तो आप नेपाल को टिक करके चले आएंगे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेपाल की भाषा को संविधान में रखा गया है अनुसूची 8 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। चलो नेक्स्ट है अनुसूची 9। अनुसूची 9, 9वीं अनुसूची का निर्माण होता है 1951 में। यह है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा जाता है। इसमें राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को न्यायालयों से बचाने के लिए अनुसूची 9 का निर्माण किया जाता है और कहा जाता है अनुसूची 9 में जो विषय डाल दिए जाएंगे उस विषय पर हमारा न्यायालय केस की सुनवाई नहीं करेगा, विवेचना नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस जो अनुसूची 9 में विषय डाले जाएंगे वो कोर्ट में चुनौती में नहीं आएंगे, कोर्ट में चुनौती उन पर नहीं दी जाएगी। ये अनुसूची 9 में है। तो स्पष्ट शब्द है कि अनुसूची 9 में जो भी विषय डाल दिए जाते हैं उन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाता है। परंतु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई भी विषय अनुसूची 9 में डाला जाता है परंतु वह हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस विषय को जांच करने का अधिकार, उस विषय पर सुनवाई करने का अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 10, अनुसूची 10 दल बदल कानून। ये कब आता है भाई? ये आता है 1985 में। 52वां संविधान संशोधन, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अनुसूची 10 को दल बदल कानून होता है कि कोई भी विधायक है, कोई भी सांसद है, हमारी पार्टी से चुनाव जीतता है और अपने लाभ के लिए वो हमारे पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाता है या पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त हो जाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया और एक संविधान में अनुसूची बनाया गया, अनुसूची 10। यदि किसी भी पार्टी के आधे से अधिक सांसद क्या करना चाहें, दल बदल करना चाहें, तब उन पर दल बदल का कानून लागू होगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद, 2/3 सांसद ऑब्लिक विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं तो वहाँ पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। यह समझा जाएगा कि जो पार्टी है यही क्या कर रही थी, भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही थी, कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इसलिए एक साथ 2/3 सांसद अपने पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं या नए पार्टी का गठन कर रहे हैं या अलग रहने का अपने लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं, तब वहां पर इनके ऊपर दल बदल कानून का जो आरोप है
वो नहीं लागू होगा। परंतु किसी भी पार्टी का एक सांसद, दो सांसद या आधे से एक अधिक, दो अधिक सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी पार्टी में जाते हैं या अलग रहने की मांग करते हैं तो वहां पर दल बदल कानून लागू होगा। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष उस सांसद या विधायक को अनुसूची 10 के तहत, दल बदल कानून के तहत उसको निलंबित कर सकता है, उसकी सांसदी या विधायकी समाप्त की जा सकती है। ठीक है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंध है। यह कब आता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है और इसको संविधान में जोड़ा जाता है 1993 में। तो हमें कहीं कहीं 92, 93 दोनों देखने को मिलता है। तो हम लोग प्रश्न में जैसे आएगा 92 आता है तो 92 टिक करेंगे, 93 आता है 93 टिक करेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। ये बात को आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में? तो 1992 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज बना? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुसूची 11 का निर्माण हुआ। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख है? पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख है कि पंचायती राज विभाग 29 विषय पर नियम कानून बना सकती है, टैक्स वसूल कर सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक। और 29 विषयों पर पंचायती राज से जुड़े अधिकारी, विधायक, सांसद, नीचे ग्रामीण अंचल पे चले जाओ तो जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख इन विषयों पर काम कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। जब बनाया गया था तो कर सकते थे, अब वर्तमान में ये लागू है तो इस पे काम करते हैं। ठीक है। अनुसूची 12, अनुसूची 12, अनुसूची 12 कब आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये भी आया। 11, 12 एक साथ ही आए थे। वो 73वां हो गया था संविधान संशोधन, ये 74वां हो गया था। यहाँ पर किसकी बात की गई है? नगर पालिका की। नगर पालिका, नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगर पालिका का गठन किया जाएगा। यहाँ पर कितने विषयों की बात हुई है? 18 विषय की बात हुई है। 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, उससे संबंधित जो बजट होगा उस बजट को खर्च करेगी और जो भी रेवेन्यू होगा उसको वसूल करेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये 12 अनुसूची हमारे संविधान की फिनिश हो गई। कुछ चीज़ें आपको नोट करके लिख लेना चाहिए। संविधान लागू होने के समय अनुसूची की संख्या 8, संविधान के लागू होने के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। जो अनुसूचियां हैं
ये भारतीय संविधान के ना किसी भाग में है ना किसी अनुच्छेद में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है, तो ना किसी अनुच्छेद में है ना किसी भाग में है, इनको अलग से रखा गया है। तो आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, चलो नंबर 1, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? अनुसूची 1 में केंद्र तथा ठीक अनुसूची 1 में राज्य तथा संघ राज्य या केंद्र शासित राज्य का उल्लेख है। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्यों का भौगोलिक स्वरूप डिसाइड किया गया है। ये पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है कि किस राज्य का कितना बड़ा दायरा होगा, जिसका नाम क्या होगा। किसी भी राज्य को तोड़ करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ये सारी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो जब हम भारतीय संविधान के भाग 1 पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें वहां पर आएंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको यही जानना है, राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों का वर्णन। 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्यों का भौगोलिक स्वरूप अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 वेतन भत्ते तथा सुविधाओं का वर्णन है। किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि के। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के। राष्ट्रपति, उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति का अलग से प्रावधान है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ, राज्यपाल 159, उपराज्यपाल 69 में है। अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 SC/ST के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण का उपबंध है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए प्रशासनिक सुविधा और उन पर नियंत्रण का उपबंध है। अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा संघ राज्य समवर्ती सूची में किया गया है। संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 है। अनुसूची 8 भाषा 22 भाषाओं का वर्णन है। संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अनुसूची 9 1951 पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनी। इसमें अगर कोई भी कानून या नियम इस अनुसूची में डाल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी या उसको चुनौती नहीं देगी या उस विषय को कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जाएगा, परंतु वो हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता होगा तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य उसमें हस्तक्षेप करेगा और उस पर अपना निर्णय देगा। और ये माना जाएगा कि ये अनुसूची 9 में डाला गया विषय भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। अनुसूची 10 दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यदि किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं या विधायक चले जाते हैं तो वो दल बदल कानून नहीं माना जाएगा। यदि 1, 2 या आधे से एक भी अधिक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कानून माना जाएगा। मतलब किसी भी पार्टी के 4 सांसद हैं, 4 में से सिर्फ 2 जा रहा है तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन 4 में से 3 जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दल बदल कानून फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुसूची 11 पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज में 29 विषयों पर पंचायती राज से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री कानून बनाएंगे, इसको लागू करेंगे, इससे रेवेन्यू को कलेक्शन करेंगे। अनुसूची 12 नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 18 विषयों पर यह नगर पालिका के लोग जो भी अधिकारी पदाधिकारी होंगे इस पे कानून बनाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे टैक्स का कलेक्शन भी कर सकते हैं इत्यादि। नोट, संविधान के लागू होने पर अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 22 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आज हम लोगों ने अनुसूचियों का
व्याख्या अच्छी तरीके से कर लिया है और एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछा जाता है। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है। भाषा, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, इससे पूछा जाएगा। ठीक है। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। अनुसूची 12 में नगर पालिका है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूची 11 में कितने विषयों का जिक्र है? तो 28 का है। नगर पालिका में कितना है? तो 18 विषयों का है। सॉरी, पंचायती राज में 29 विषयों का जिक्र है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, कल हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 का वर्णन करेंगे। ओके, थैंक यू।